जी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मानव में निषेचन। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन की क्रिया पढ़े थे, जिसके अंतर्गत मानव के दो युग्मक है ना, एक नर युग्मक शुक्राणु और दूसरा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे हमारा है ना मानव निषेचन के अंतर्गत है ना मानव प्रजनन के अंतर्गत अगला टॉपिक रहेगा मानव निषेचन। इसके पूर्व आप लोग को बताया गया था कि मानव प्रजनन की है ना 4 अवस्थाएं होती, जिससे पहले क्या होता है ना निषेचन पूर्व संरचनाओं और घटनाओं का निर्माण होता है, उसके बाद युग्मक जनन की क्रिया होती है, तत्पश्चात निषेचन होता है और फिर चौथा अंत में भ्रूणी परिवर्धन होता है। तो यहाँ पे हम जो है निषेचन पूर्व संरचनाओं और घटनाओं का अध्ययन कर लिए, जिसके अंतर्गत आप लोग को नर जनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र की संरचनाएं पढ़ाई गई। उसके बाद दूसरा हमने युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन देखा। उसके बाद हमारी तीसरी प्रक्रिया है या तीसरी अवस्था है निषेचन। और निषेचन कौन सी क्रिया होती है? तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, या नर युग्मक और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? एक द्विगुणित और एक कोशिकीय जायगोट का निर्माण होता है, और इसी जायगोट के है ना विकास के प्रक्रम में या भ्रूणी परिवर्धन द्वारा क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं मानव निषेचन। आपको पूर्व में ही बताया गया है कि जो मानव होता है वो क्या है? सजीव प्रजक जीव है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती। ठीक है, मानव निषेचन एक प्रकार का अंतः निषेचन होता है, जिसमें निषेचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती वो मादा शरीर के अंदर अंडवाहिनी में संपन्न होती। याद रखेंगे। ठीक है, मादा शरीर में निषेचन कहाँ पर होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र में आपको पढ़ाया गया होगा अंड या वाहिनी या फिलोपियन नलिका। ठीक है, फिलोपियन नलिका में हमने पढ़ा होगा एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, और अंडवाहिनी में कहाँ पर होती है? तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन में होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। एम्पुला इस्थमस जंक्शन में क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है और जायगोट का निर्माण होता है। उसके बाद कुछ समय तक वहीं पर भ्रूण परिवर्धन होता है, और ठीक है लगभग 3 महीने के अंतराल में क्या होता है? उसका गर्भाशय में स्थापना होती है ना, जिसको गर्भा स्थापन कहते हैं। तो आगे इसको बताया जाएगा, तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि मानव में अंतः प्रकार का निषेचन होता है, अर्थात युग्मकों के मिलने की जो क्रिया होती है वो मादा शरीर के अंदर संपन्न होती। ठीक है, देखिए उसके बाद याद रखेंगे कि जो मानव निषेचन होता है उसमें वास्तव में होता क्या है? तो वास्तव में उसमें जो पेरेंट्स होते हैं या जनक होते हैं, ठीक है, माता और पिता के लक्षणों का वहां पे सम्मिश्रण होता है, जो कि लक्षण कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो जो नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्र होते हैं ना, तो नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्र में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही क्या होता है? लक्षणों का निर्धारण होता है, और दोनों केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप ही दोनों के लक्षणों का सम्मिश्रण होता है, और इस प्रकार फिर आगे वह क्या करते हैं? जायगोट या उत्पन्न होने वाले संतानों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में निषेचन किस प्रकार से होता है? देखिए, मानव निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आप लोग को बताया गया है ना नर जननांग के कार्य। नर जननांग के कार्य के अंतर्गत आप लोग को बताया गया है कि मैथुन क्या होता है ना, तो मैथुन या कप्युलेशन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? जो है ना दृढ़ या पेनिस होता है उसका मादा की योनि के साथ घर्षण होता है। ठीक है, और मादा की योनि में घर्षण के दौरान क्या होता है? पेनिस द्वारा लगभग 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य या सीमेन जो है मादा की योनि में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, इस वीर्य या सीमेन है ना, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जैसे ही वीर्य या सीमेन मादा की योनि में डाल दिए जाते हैं, उसका गर्भाशय की ग्रीवा, ठीक है, गर्भाशय की ग्रीवा द्वारा अवशोषण होता है। जैसे जो इंजेक्शन लगाने का सिरिंज होता है, ठीक है, और उस सिरिंज के माध्यम से जैसे इंजेक्शन है ना क्या किया जाता है? अवशोषण की क्रिया होती, ठीक वैसे ही सिरिंज अवशोषण की क्रिया द्वारा क्या करती? गर्भाशय की ग्रीवा, ठीक है, योनि में आए गए वीर्य का क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक है, अवशोषण के फलस्वरूप क्या हो जाता है? केवल कुछ ही शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच पाता है, क्योंकि देखिए जो 3 या 4 मिलीलीटर वीर्य या सीमेन होता है उसमें क्या होते हैं? लगभग 80 से लेके 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, 80 से लेके 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ शुक्राणु क्या होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण है ना वहीं पर मृत हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण
वहीं पे मृत हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ मादाओं में क्या होता है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ठीक है, वो काफी सक्रिय होती है। सक्रिय मतलब उसका जो नली होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है, जिसके कारण कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश नहीं कर पाते। समझ में आया? साथ ही क्या होती है, कुछ मादाओं के जो गर्भाशय होते हैं, ठीक है, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो सक्रिय होने के साथ साथ क्या होती है, चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण कुछ शुक्राणु क्या हो जाते हैं, गर्भाशय की ग्रीवा में ही चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गए, 80 से 400 मिलियन शुक्राणु में से कुछ शुक्राणु अम्लीय प्रवृत्ति के कारण मृत हो जाते, नष्ट हो जाते। कुछ गर्भाशय की ग्रीवा के सक्रिय होने के कारण आगे गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, और कुछ गर्भाशय के, है ना, दीवार के चिपचिपा प्रवृत्ति होने के कारण शुक्राणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और बहुत ही कम मात्रा में शुक्राणु जो होते हैं वो गर्भाशय तक पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद देखो, जैसे ही गर्भाशय, है ना, शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं, तो गर्भाशय में जितने शुक्राणु पहुंचे रहते हैं वे शुक्राणु क्या करते हैं, 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से, ठीक है, 3 मिनट, है ना, मतलब 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से वो अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब गति करते करते शुक्राणु कहाँ आ जाते हैं, अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अंडवाहिनी में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का, ठीक है, अंडाणुओं के साथ संलयन होता है। समझ में आई? क्योंकि अंडाशय से, है ना, निकला अंडवाहिनी, मतलब अंडाणु अंडवाहिनी में स्थित होता है, और गर्भाशय से होते हुए जो है शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो अंडवाहिनी में क्या होता है, एम्पुला इसथमस जंक्शन में, याद रखेंगे, एम्पुला इसथमस जंक्शन में क्या होता है, शुक्राणुओं का, है ना, अंडाणु के साथ संलयन होता है, और वास्तव में संलयन की क्रिया होती है। देखो, तो इस स्थिति में होता क्या है, जैसे ही शुक्राणु क्या करते हैं, है ना, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, वे अंडाणु को सबसे पहले क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है। अंडाणुओं को क्या कर लेते हैं, शुक्राणु चारों ओर से घेर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को चित्र दिखाया गया है अंडाणु का, ठीक है। अंडाणु के ये बाह्य स्तर की संरचना है। अंडाणु जो होता है वो गोलाकार होता है, इसका शेष भाग भी इसी टाइप का रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक मादा केंद्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे अंडाणु है ना, गर्भाशय से, सॉरी, शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचता है, तो वो क्या करता है, अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु को चारों तरफ से घेर लेता है। मतलब इस अंडाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, शुक्राणु मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए मान लेते हैं इस प्रकार से जो शुक्राणु है वो अंडवाहिनी के, है ना, मतलब अंडाणु को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, घेराव के बाद निषेचन शंकु का निर्माण होता है ना। अब चूंकि अंडाणु चारों तरफ से शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ होता है, तो जो शुक्राणु सबसे पहले, ठीक है, याद रखेंगे, क्या होता है, घेरने के बाद एक निषेचन शंकु का निर्माण होता है। अब चूंकि अंडाणु के चारों तरफ तो बहुत से शुक्राणु है, तो कितने निषेचन शंकु बनते हैं, तो याद रखना अंडाणु एक होता है तो निषेचन शंकु भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही शुक्राणु का एक ही अंडाणु के साथ क्या होता है, संलयन होता है, ठीक है। एक अंडाणु का बहुत सारे शुक्राणुओं के साथ संलयन नहीं होता, इसलिए निषेचन शंकु भी एक ही बनता है। तो बात यहाँ पे आती है कि किस शुक्राणु के पास निषेचन शंकु बनेगा, तो याद रखेंगे बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के चारों तरफ रहते हैं, लेकिन उन्हीं शुक्राणु के पास निषेचन शंकु बनता है जो शुक्राणु अंडाणु के सक्रिय भाग को सबसे पहले स्पर्श करता है, ठीक है। तो जिस शुक्राणु द्वारा अंडाणु के सक्रिय भाग को सबसे पहले स्पर्श, है ना, करता है, उसी शुक्राणु के पास क्या करती है, अंडाणु एक निषेचन शंकु का निर्माण करती है। तो मान लेते हैं इस शुक्राणु का अंडाणु के सक्रिय भाग द्वारा पहले क्या हुआ, संपर्क हुआ, तो ये जो अंडाणु का क्या है, कोरोना रेडिएटा वाला भाग है, ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे आकार में फूलने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे आकार में फूलकर इस प्रकार से एक निषेचन शंकु का निर्माण करता है, ठीक है। और इस प्रकार निषेचन शंकु बन जाने के बाद होता क्या है, तो देखिए निषेचन शंकु बनने के पश्चात जो शुक्राणु का क्या होता है, एक्रोसोम होता है। याद करिए, आप लोग को शुक्राणु के भाग पढ़ाई थी, तो भाग, है ना, उसके सिर वाले भाग में आप लोग को बताई थी कि एक नुकीला भाग होता है जो क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, ठीक है। यह शुक्राणु का अग्र भाग होता है, और ये क्या करता है, कुछ हार्मोन को स्रावित करता है, और स्रावित करके, ठीक है, जो अंडाणु का ये जो बाह्य भाग होता है उसको भेदने का कार्य करता है। कौन, एक्रोसोम, ठीक है। तो कैसे भेदता है, तो शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा शुक्राणु लाइसिन नामक हार्मोन का श्रावण किया जाता है, ठीक है। देखिए यह लाइसिन जो होता है वो एक प्रकार का अपघटनी एंजाइम होता है, और जैसे ही शुक्राणु शंकु का निर्माण होता है,
शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा शुक्राणु लाइसेंस नामक हार्मोन का स्रावन किया जाता है। शुक्राणु लाइसेंस हार्मोन क्या करता है, ये जो शुक्राणु का बाह्य भाग होता है उसको भेदने का कार्य करता है, ठीक है, मतलब अपघटित करने का कार्य करता है, जिससे क्या हो जाता है, शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश करने लगता है। उसके पश्चात क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन होता है। वो शुक्राणु और अंडाणु या शुक्राणु तथा अंडाणु के पास पास आने की जो क्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु द्वारा स्रावित होने वाले फर्टिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, अर्थात निषेचन कारक हार्मोन, और एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन मतलब क्या होता है, अनिषेचन कारक हार्मोन, इन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्या हो जाता है, शुक्राणु लाइसेंस का स्रावण होता है, शुक्राणु क्या करता है ना, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। उसके बाद होता क्या है, देखिए शुक्राणु की जो दीवार होती, सॉरी अंडाणु की ये जो दीवार होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलोरोनिक अम्ल का बना होता है, ठीक है, जिससे के है ना, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु लाइसेंस से उपस्थित हाइलोरोनिडेज अम्ल द्वारा क्या हो जाता है, या एंजाइम द्वारा इस परत को भेद दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जो शुक्राणु लाइसेंस होते हैं उसी में क्या होता है, एक दूसरा हार्मोन होता है या दूसरा एंजाइम होता है, जिसको हम लोग कोरोना है ना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहते हैं। यह कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा को भेदने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार अगला शुक्राणु लाइसेंस में अगला एंजाइम होता है जोना लाइसेंस, ठीक है। जोना लाइसेंस क्या करता है, तो यह अंडाणु के जोना पेल्यूसुडा को अपघटित करने का कार्य करता है, और इस प्रकार शुक्राणु लाइसेंस द्वारा क्या हो जाता है, या है ना, मतलब शुक्राणु का एक्रोसोम शुक्राणु लाइसिन नामक हार्मोन को स्रावित करके क्या कर जाता है, पूरी तरह से है ना धीरे धीरे यहाँ तक शुक्राणु में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, मतलब अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, ये देख, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो शुक्राणु होता है वो पूरी तरह से भेदते है ना, अंत में क्या कर देता है, ये जो अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको भी भेदते हुए, ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है, ये देख, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, शुक्राणु का जो नर केंद्रक होता है वो अंडाणु के है ना, मतलब मादा केंद्रक के समीप पहुंच जाता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद होता क्या है, जैसे जोना लाइसिन द्वारा जोना पेल्यूसुडा का क्या हो गया, अपघटन हो गया, जो शुक्राणु का नर केंद्रक होता है वो मादा केंद्रक के समीप पहुंच जाता है, और इस प्रकार है ना मादा केंद्रक में उपस्थित मादा केंद्रक और नर केंद्रक में उपस्थित नर केंद्रक का संयुग्मन हो जाता है, ठीक है। और केंद्रकों के संयुग्मन के पश्चात क्या हो जाता है, दोनों के कोशिका द्रव्य का भी क्या हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, और इस प्रकार कोशिका द्रव्य के संयुग्मन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक कोशिका है ना, मतलब एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, जो जिसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती है, और इसी एक कोशिकीय संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रकार मानव में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार से याद रखेंगे मानव निषेचन, ठीक है। चलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे। मानव निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया है ना, जिसके फलस्वरूप एक कोशिकीय और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यह क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, और कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी के एम्पुला इस समय जक्शन में होती है, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया में वास्तविक रूप से जनकों के लक्षणों का सम्मिश्रण होता है। जनकों के लक्षण जो होते हैं वो दोनों युग्मकों में पाए जाने वाले केंद्र के गुणसूत्र है ना, केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। देखिए मैथुन के समय लगभग 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य या सीमेन को है ना मादा की योनि में डाला जाता है, ठीक है। देखिए मादा की योनि से गर्भाशय ग्रीवा सिरिंज अवशोषण द्वारा शुक्राणुओं या सीमेन का अवशोषण करती है, क्योंकि 3 या 4 मिलीलीटर वीर्य या सीमेन में 80 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं, जिसमें से कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के अम्लीय प्रवृत्ति के कारण मृत हो जाते हैं, कुछ ग्रीवा के सक्रिय होने के कारण गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, और कुछ गर्भाशय के दीवार के चिपचिपे होने के कारण गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और बहुत ही कम शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं। देखिए जब शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं तो वह 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से अंडवाहिनी में पहुंचता है, और अंडवाहिनी के एम्पुला इस समय जंक्शन के स्थान पर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। इस क्रिया में सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु को चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अंडाणु के चारों ओर शुक्राणु उपस्थित रहते हैं,
तो जो शुक्राणु अंडाणु को सबसे पहले स्पर्श करता है वह उसी स्थान पर अंडाणु द्वारा एक शंकु का निर्माण किया जाता है, जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। शंकु बनने के पश्चात अंडाणु और शुक्राणु का पास आना एंटी है ना फर्टिलाइन हार्मोन और फर्टिलाइन हार्मोन पर निर्भर करता है। देखिए, इस क्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा शुक्राणु लाइसिस नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिसमें है ना उपस्थित देखिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, अंडाणु के म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलुरोनिक अम्ल द्वारा बनी भित्ति को क्या करता है, भेदने का कार्य करता है। ठीक है, तत्पश्चात इसी एंजाइम में उपस्थित दूसरा एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिव अंडाणु के कोरोना रेडियस और जोनालाइसिन नामक एंजाइम जोना पेल्यूसिडा को भेदने का कार्य करता है। ठीक है, और इस प्रकार क्या हो जाता है, शुक्राणु भेदते हुए ठीक है पूरी तरह से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु में उपस्थित नर युग्मक ठीक है अंडाणु में उपस्थित मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का केंद्रक आपस में संलयित हो जाता है। तत्पश्चात दोनों के है ना दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य भी आपस में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है और यही कोशिका क्या होती है, द्विगुणित जायगोट होती है। और इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित जायगोट का